हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अब क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस उसी का एक यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मतलब एक्यूट का ही क्रोनिक में यहाँ पर कन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कंडीशन ज्यादा दिन तक चलती है तो उसे हम लोग क्रोनिक कहते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में इन्फ्लेमेटरी जो स्टेज होती है आपके पैनक्रिया की, वो लॉन्ग टर्म तक चलती है या फिर रिपीटेडली इसके अटैक्स आते हैं, जिसे हम लोग रिलैप्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। जो कॉजेस है वो मोस्टली कैसा था, एक्यूट में आपके जो बिलियरी कॉजेस थे या फिर बिलियरी स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, ये कॉजेस थोड़े से कॉमन थे। यहाँ पे जो क्रोनिक पैथोलॉजी होती है उसमें अल्कोहल कॉमन होता है। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा कॉजेस में भी डिफरेंस आएगा, इसके मैनेज में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, उसमें भी जो एक्यूट में हमने पढ़े थे ऑलमोस्ट सेम इधर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है उसकी जो डेफिनेशन आती है वो क्या है, इट इज परसिस्टेंट। तो यहाँ पर ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट ये पहला वर्ड, प्रोग्रेसिव है, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल। तो ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्रोनिक पैथोलॉजी होती है तो उसमें जो एक्यूट का क्रोनिक में कन्वर्जन हो रहा है या फिर अगर कोई पैथोलॉजी क्रोनिक कंडीशन तक रह रही है, इसका मतलब वो परसिस्टेंट डैमेज करेगी। ठीक है, सेकंड है प्रोग्रेसिव, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगी। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरिवर्सिबल डैमेज। तो जो भी पैनक्रिया का यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन में डैमेज हो रहा है, दिस इज अ इरिवर्सिबल डैमेज। ठीक है, तो ये आपको तीनों वर्ड याद रखने, परसिस्टेंट, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसे आप लोग PPI, ठीक है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज्यादातर हम लोग इसमें भी यूज करते हैं आपके पैनक्रेटाइटिस में। जो स्ट्रिटोरिया होता है, जो मेन कंप्लेंट होती है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस की, स्ट्रिटोरिया, ठीक है, ये जो कंडीशन होती है इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग PPI यूज करते हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो आपके एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रख सकते हो पैनक्रेटाइटिस के लिए, परसिस्टेंट, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द पैनक्रिया ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है और वो आपकी प्रोग्रेसिव और परमानेंट डैमेज वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसके थोड़ा टाइप्स को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसके टाइप्स जो होते हैं ना, एक तो पहला मेन टाइप है क्रोनिक रिलैप्सिंग और दूसरा क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको दो टाइप में डिस्कस किया, यहाँ पे डिवाइड किया। एक तो क्रोनिक रिलैप्सिंग, यानी कि ये रिपीटेडली अटैक आते जाएंगे, और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में कंटिन्यूस पैनक्रेटाइटिस का पेन रहता है। ठीक है, तो जो रिलैप्सिंग वाली स्टेज होती है ना, इसमें एक इंटरवल आता है। ठीक है, एक इंटरवल ऐसा आता है जिसमें पेशेंट विदाउट पेन रहता है, यानी कि पेन फ्री रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इंटरवल आया वहां पे पैथोलॉजी रुक गई। पैथोलॉजी या फिर आपकी जो इन्फ्लामेशन है, जो आपका इन्फ्लामेशन वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन पेशेंट में पेन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रिलैप्सिंग कहते हैं। तो ये एपिसोडिक पेन होता है। और दूसरा है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। तो क्रोनिक में आपको कंटिन्यूअसली पेन पेशेंट को देखने मिलेगा। जो क्रोनिक कंडीशन होती है उसको अगेन दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो होती है क्रोनिक नॉन कैल्सिफाइंग पैनक्रेटाइटिस। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है नॉन कैल्सिफाइंग, एंड यहाँ पे है आपका कैल्सिफाइंग। तो जो कैल्सिफिकेशन होता है वो कौन सी चीज का होता है, बेसिकली आपकी पैरेन्काइमा का भी कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा भी कैल्सिफाइड हो सकता है, और दूसरा आपका जो पैनक्रियाटिक डक्ट का कैल्सिफिकेशन होता है वो एक इन्वॉल्व है। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट और आपका पूरा पैरेन्काइमा दोनों यहाँ पर कैल्सिफाइड हो सकते हैं। तो ऐसा पैनक्रेटाइटिस जिसमें यहाँ पे कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक नॉन कैल्सिफाइंग पैनक्रेटाइटिस। और जो सेकंड टाइप आता है कैल्सिफाइंग, इसमें एक तो आपको पैनक्रियाटिक डक्ट का कैल्सिफिकेशन दिखेगा या फिर आपकी नॉर्मल पैरेन्काइमा का कैल्सिफिकेशन दिखेगा। ठीक है, जो कैल्सिफाइड स्टेज होती है उसको अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आपका डक्ट का या फिर आपकी पैरेन्काइमा का। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन आपको मेनली याद रखने, पहला आपका क्रोनिक रिलैप्सिंग वाला स्टेज और दूसरा क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का। ठीक है, तो रिलैप्सिंग के आगे कोई टाइप हम लोग करते नहीं है। जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस उसके दो टाइप्स हम लोग करते हैं, एक तो नॉन कैल्सिफाइंग और दूसरा कैल्सिफाइंग।
जो कैल्सिफिकेशन होता है वो दो जगह पे होता है, इसीलिए इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, एक तो डक्ट का कैल्सिफिकेशन या फिर आपकी पैरेन्काइमा का क्लासिफिकेशन, ठीक है, सॉरी कैल्सिफिकेशन। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम लोग यहाँ पे एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट में क्या होता था, आपका जो बिलियरी ट्री का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता था या फिर कोई स्टोन की पैथोलॉजी होती थी वो मोस्ट कॉमन होती थी एक्यूट में। लेकिन यहाँ पे आपका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं वो अल्कोहल होता है। तो अल्कोहलिक पेशेंट में आपको जो पैनक्रेटाइटिस मिलता है वो मोस्टली क्रोनिक पैथोलॉजी या फिर क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस मिलता है। अब यहाँ पे हर बार आपको जब पेशेंट में पेन होता है, ठीक है, जब पेशेंट में पेन होता है ना तो उसे हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट कैसे करेंगे कि एक्यूट है कि क्रोनिक है। तो अल्कोहलिक पेशेंट ऐसा नहीं कि 2 दिन तक अल्कोहल लिया उसके बाद में उसको पैनक्रेटाइटिस होगा, ऐसा नहीं है। वो अगर क्रोनिकली 10 साल 12 साल 15 साल तक अगर वो अल्कोहल कंटिन्यू लेता है या फिर उसका डोज ज्यादा रखता है तो पेशेंट में यहाँ पर पैनक्रेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए भी ले रहा है यानी कि 1 साल 2 साल तक ले रहा है, लेकिन अगर वो हेवी क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके बाद में भी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस पे या फिर आपकी पैनक्रिया पे अल्कोहल का डायरेक्ट टॉक्सिसिटी इफेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट पैनक्रिया पे अटैक करके इसके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पूरे फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए अल्कोहल का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अल्कोहल का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी पैनक्रिया पे। अब इसका जो पेन होता है हर बार ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि पेशेंट में पेन है, पैनक्रेटाइटिस के सिम्टम है, लेकिन सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज जो होता है आपका वो बढ़ा हुआ मिले। तो कभी कभी ऐसी भी केसेस मिल जाती है आपको कि जिसमें सीरम अमाइलेज सीरम लाइपेज नॉर्मल कंडीशन में है या फिर नॉर्मल रेंज में है, लेकिन फिर भी पेशेंट में पेन होता है और वो एक्चुअली आपकी क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का। तो जो क्रोनिक पैथोलॉजी होती है उसमें लैब वैल्यू ज्यादा मैटर नहीं करेगी, आपको पेशेंट में क्लिनिकली आपको एग्जामिन करके डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इटियोलॉजिकल फैक्टर आपका मोस्ट कॉमन अल्कोहल है। सेकंड कॉमन होता है आपका स्टोन इन द बिलियरी ट्री, जो एक्यूट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्यूट में आपको 60 to 80% ऑलमोस्ट पेशेंट आपके स्टोन ऑफ द बिलियरी ट्री के मिलते हैं, लेकिन क्रोनिक में आपको अल्कोहल ज्यादा कॉमनली मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर या फिर नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर है आपका माल न्यूट्रिशन। जो पेशेंट मालनरिश होते हैं या फिर जिनका डाइट प्रॉपर नहीं होता है, जो हाई लिपिड डाइट लेते हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर पेशेंट में क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया होगा। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से अपोनिफाइड फैट यहाँ पर कलेक्ट होता है आपके पेरीपैनक्रेटिक एरिया में और इसीलिए यहाँ पर पैनक्रेटाइटिस होता है, ठीक है। हेरिडिटरी फैक्टर भी यहाँ पर कुछ मैटर करते हैं। ऑलमोस्ट 20% पैनक्रेटाइटिस क्रोनिक कंडीशन में ऐसे देखे गए कि जिनका कॉज आपका हेरिडिटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक कॉज में भी ऑलमोस्ट पेशेंट बहुत सारे क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में मिलते हैं। तो ये इडियोपैथिक या फिर आपका जो म्यूटेशन होता है वो यहाँ पर रीजनेबल होता है, ठीक है, रीजन होता है, सॉरी। अब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से भी कभी कभी मतलब अगर पेशेंट में मल्टीपल ट्रॉमास हो गए हैं उसमें भी आपको क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस की पैथोलॉजी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल एनोमली है। कंजेनाइटल एनोमली में कौन सी मोस्ट कॉमन एनोमली जो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ी, पैनक्रेटिक डिवीजन, ठीक है, पैनक्रेटिक डिवीजन। तो पैनक्रेटिक डिवीजन में क्या होता है कि जो आपकी पैनक्रेटिक डक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तो एक्चुअली इसका कनेक्ट होना यहाँ पर हमें जरूरी होता है। अगर ये कनेक्ट नहीं हो तो इसे हम लोग पैनक्रेटिक डिवीजन कहते हैं। तो ये जो पैनक्रेटिक डिवीजन वाली कंडीशन होती है इसे हम लोग कंजेनाइटल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं और एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एक्यूट और क्रोनिक दोनों पैनक्रेटाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक डिसीज है। इसके रिलेटेड अगर आप देखोगे तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आपका क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस ये भी ज्यादा कॉमन नहीं है, रेयर एंटिटी है, लेकिन आपको मिलता है, ठीक है। और हाइपरलिपिडेमिया ये भी एक कॉज होता है। तो जो कॉजेस होते हैं उसमें मेन कॉज है आपका अल्कोहल और बिलियरी ट्री के स्टोन, ये 2 मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के कॉजेस है जैसे कि आपके हाइपरलिपिडेमिया हुआ, हाइपरकैल्सीमिया हुआ या फिर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ट्रॉमा है, आपके जो कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स है या फिर म्यूटेशन की वजह से भी आपके इडियोपैथिक या फिर इडियोपैथिक जो कॉजेस होते हैं उसकी वजह से भी आपको पैनक्रेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल
फैक्टर जो होते हैं या फिर पैथोलॉजी जो होती है ना, उसमें बहुत सारे थियरीज यहाँ पर एक्सप्लेन किए, लेकिन एक मोस्ट कॉमन जो थियरीज होते हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक जो वैज्ञानिक है, हर एक जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग थियरीज अपने अपने यहाँ पर मेंशन करी है, लेकिन उसको पूरा डिटेल में ना जाते हुए हम लोग जो कॉमन पैथोलॉजी हमें देखने को मिलती है उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, आपकी क्रोनिक कंडीशन में जो पैथोलॉजी होती है उसमें आपके जो पैनक्रेटिक मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं डैमेज होगा, उसमें आपका जो पैनक्रेटिक डक्ट है उसका इन्फ्लामेशन होगा, हाइपरप्लाजिया होता है। तो वही फैक्टर आपके पैथोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर आते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर, जैसे पहला है आपका जो एसिनार सेल्स होते हैं उनका एट्रोफी हो जाता है। ठीक है, तो जो एसिना होते हैं अगर ये एट्रोपाइड हो गए तो क्या होगा, जो आपका एक्सोक्राइन फंक्शन है, ठीक है, आपकी पैनक्रिया जो है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन प्ले करते हैं। ये तो आपको बेसिक पता ही है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन जो होते हैं यानी कि आपके जो पैनक्रेटिक सिक्रेशंस होते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो यहाँ पर हैम्पर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एट्रोपी होता है आपके एसिना का, उसकी वजह से आपके एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है आपका हाइपरप्लाजिया ऑफ डक्ट इपिथेलियम। जो आपकी डक्ट होती है उसका जो इपिथेलियम होता है उसका हाइपरप्लाजिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका इंटरलोबल फाइब्रोसिस। तो जो फाइब्रोसिस होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट होता है। डक्टल डायलिटेशन, ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है। डक्ट का डायलिटेशन अगर होगा तो पेशेंट में आपको क्रोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो डायलिटेशन होता है नॉर्मली कैसा होता है कि जो आपकी हेड की जो डक्ट है या फिर आपके हेड रीजन में पैनक्रिया की जो डक्ट होती है वो आपकी ऑलमोस्ट 4 mm की होती है। ठीक है, जो आपकी बॉडी होती है पैनक्रिया की उसमें ये जो डायमीटर होती है पैनक्रियाटिक डक्ट की वो 3 mm होती है, और जो टेल वाला पार्ट होता है उसमें पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है ऑलमोस्ट 2 mm होती है। ठीक है, अगर मान लो आपकी हेड, बॉडी एंड टेल, ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लोअर साइड पे इसका जो ये होता है डायमीटर होता है थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाता है। हेड में ज्यादा है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा कम है, और आपके टेल में और इसका डायमीटर कम होता है। लेकिन अगर आपकी जो पैनक्रियाटिक डक्ट है इसका जो डायमीटर अगर बढ़ के अगर 7 mm तक जाता है, ठीक है, तो इसे हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट डायलिटेशन कहते हैं। तो ये किसी वही वजह से हो सकता है, अगर मान लो आपकी जो हेड की जो डक्ट है वहां पे अगर कोई स्ट्रक्चर हुआ, स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, या फिर आपकी हाइपर सिक्रेशन हो रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के, उसमें उसकी वजह से भी यहाँ पे डायलिटेशन हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है या फिर पैथोलॉजिकल फैक्टर है डक्ट का डायलिटेशन होना। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चर हो सकता है आपके डक्ट में, या फिर आपका फोकल नेक्रोसिस यानी कि कोई लोकल जगह का या फिर पूरा ऑलमोस्ट पूरा फोकल यहाँ पर नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल फैक्टर में कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपको याद रखने। पहला एट्रोपी ऑफ एसिना जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। हाइपरप्लाजिया होगा आपकी कौन सी, इपिथेलियल का, कौन सी, डक्ट के इपिथेलियम का। ठीक है, इंटरलोबुलर फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। कैल्सिफिकेशन हो सकता है, डक्ट का डायलिटेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर फोकल नेक्रोसिस हो सकता है। तो मल्टीपल थ्योरी जो एक्सप्लेन करी गई है यहाँ पे, तो मल्टीपल थ्योरी से एक इवैल्यूएशन ऐसा निकलता है कि आपकी पैथोलॉजी जो होती है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में, उसमें यही फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। कहीं आपको एट्रोपी मिलेंगी आपकी एसिना सेल की, या फिर आपको कहीं डक्ट का एपिथेलियम का हाइपरप्लाजिया मिलेगा, फाइब्रोसिस मिलेगा, या फिर कैल्सिफिकेशन मिलेगा। तो ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। अगर यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सोक्राइन फंक्शन किसकी वजह से हो रहा है, आपकी एसिनार सेल का यहाँ पे एट्रोपी होने के बाद। और जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है, तो एंडोक्राइन फंक्शन में मोस्ट कॉमन क्या होता है, आपका जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका एंडोक्राइन फंक्शन है, इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, आपकी जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस होती है ये सेल, उसके थ्रू आपका इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका एंडोक्राइन फंक्शन डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस ये कॉमन होता है। ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलाइटस जो होगा वो ब्रिटल टाइप का होगा, वो सीवियर टाइप में यहाँ पे आपका डायबिटीज होता है, क्योंकि जो इंसुलिन सीक्रेट होना था वो यहाँ पे नहीं होगा। पेशेंट को अगर बाहर से आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो तो पेशेंट की शुगर ज्यादा बढ़ेगी, और आपका पेशेंट जो होता है आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी लैंड हो सकता है। तो आपका क्रोनिक पैथोलॉजी में यहाँ पे लॉस क्या क्या हो रहा है, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन भी लॉस हो रहा है, और आपकी
एंडोक्राइन फंक्शन भी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डक्टुलर मेटाप्लेजिया भी होगा एंड एसिलर एट्रोफी जो हमने ऑलरेडी देखा, अलॉन्ग विद द फाइब्रोसिस एंड सिस्ट फॉर्मेशन डेवलप। तो जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली एक्यूट कंडीशन में भी हो सकती है, जिसे हम लोग सूडोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सूडोसिस्ट का हमारा एक अलग लेक्चर होने वाला है सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया पे, तो उसमें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिस्ट ऑफ पैनक्रिया या फिर सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया ये आपकी क्रोनिक पैथोलॉजी का भी कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर एक्यूट पैथोलॉजी का भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पैथोलॉजिकल पॉइंट आपको याद रखने। अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। अब स्पेक्ट्रम को हम लोग स्टेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 स्टेजेस बताई गई है। स्टेज अर्ली स्टेज होती है, मॉडरेट स्टेज होती है और लेट स्टेज होती है। इसे हम लोग अगेन डिवाइड करते कुछ पार्ट में, आपको ए बी एंड सी भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप अर्ली स्टेज या फिर स्टेज ए की बात करते हो, उसमें आपको क्या क्या दिखता है, यहाँ पे आपका पैनक्रियाटिक एडेमा दिखेगा, मतलब आपका जो भी पैनक्रिया है वो एडेमाटस होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्रोनिक पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपका इन्फ्लामेशन तो क्रोनिक टाइम से होगा। ठीक है, और नॉर्मल सिक्रेटरी फंक्शन, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि स्टेज ए में क्या है, स्टेज बी में क्या और स्टेज सी में क्या है, या फिर अर्ली मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में या फिर लेट कंडीशन में आपको क्या क्या यहाँ पर फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो पहला जो अर्ली वाला चेंजेस होता है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में, पहले तो आपको एडेमा दिखेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन दिखेगा, लेकिन इसमें आपको सिक्रेटरी फंक्शन यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन नॉर्मल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मॉडरेट वाली स्टेज होती है फिर स्टेज बी होती है, उसमें क्या होता है, अर्ली फाइब्रोटिक चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपका जो पैरेन्काइमा है वो फाइब्रोस होगा, या फिर आपकी जो डक्ट का होगा वो भी फाइब्रोसिस हो सकता है, डक्ट का पैरेन्काइमा वो भी यहाँ पर फाइब्रोसिस हो सकता है। ओनली फ्यू इनआर्टिकुलेट सेल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इनआर्टिकुलेट सेल ये वर्ड यूज किया है, तो आपकी जो भी सेलुलर फंक्शंस है उसमें भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा एंड एक्सोक्राइन डिसफंक्शन। तो यहाँ पे पहले सेकंड स्टेज यानी आपकी मॉडरेट स्टेज जो होती है उसमें पहले आपका एक्सोक्राइन फंक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन डिसफंक्शन आपको स्टेज 2 में मिल रहा है या फिर स्टेज बी में मिल रहा है या फिर मॉडरेट स्टेज में मिल रहा है। जो लेट वाली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस पूरा कंप्लीटली बैठ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे लॉस ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन यानी कि आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन आपके यहाँ पर हैम्पर्ड हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सोक्राइन फंक्शन की वजह से आपके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे थे वो भी यहाँ पर नहीं निकलेंगे, और जो यहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन डिसफंक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपका इंसुलिन भी प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी लेट स्टेज होती है जिसमें आपको फाइब्रोसिस सेट्स मिलता है या फिर कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये तीनों स्टेज आपको याद रखनी है। इसमें आपको एक तो अर्ली स्टेज, मॉडरेट स्टेज या फिर लेट स्टेज भी इसे कह सकते हैं, या फिर स्टेज ए, स्टेज बी या फिर स्टेज सी, ऐसा भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे जो हमने एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में देखा, लेकिन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर फुलमिनेंट पैनक्रेटाइटिस हो गया, मतलब वो सीवियर कंडीशन में अगर पेशेंट लैंड होता है तो आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर, उसके बाद में जो 3 साइन हमने पढ़े थे, कुलन साइन, उसके बाद में फॉक्स साइन, ठीक है, ग्रे टर्नर साइन, ये साइन जनरली जब डीआईसी होता है पेशेंट में तभी जाके देखने को मिलते हैं। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में इतने सीवियर सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो मेन सिम्टम है पेन का वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो पहला है आपका पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो पैनक्रिया का जो रीजन है वो हमारा यहाँ पे पेन का रीजन भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हेड वाला पार्ट है पहले यहाँ पे नेक्रोस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए पहला पेन आपको यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक में देखने को मिलेगा। और ये एपिगैस्ट्रिक पेन अगर यहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा पैथोलॉजी होती है, जैसे कि आपकी सोरोसिस्ट अगर डेवलप होती है, तो वो पूरा एब्डोमेन में पेन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, दूसरा है एक्सोक्राइन डिसफंक्शन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक्सोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है, एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है। जो एक्सोक्राइन डिसफंक्शन अगर होता है तो पेशेंट में आपको डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरिया देखने को मिलेगा, जनरलाइज वीकनेस होगा पेशेंट में, जनरलाइज वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी आपको स्ट्रेटोरिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेटोरिया क्या होता है,
स्टेटोरिया में पेशेंट की जो स्टूल होती है उसमें से फैट निकल के आता है, फिर फैटी स्टूल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन डिस्फंक्शन। एंडोक्राइन डिस्फंक्शन की वजह से आपको मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो भी आपकी ब्रिटल कंडीशन में होगा, मतलब सीवियर कंडीशन में होगा। जॉन्डिस देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे कोलांजाइटिस होना है। ठीक है, कोलांजाइटिस जब होता है या फिर आपका ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है आपकी बिलियरी ट्रीज में, तो आपको जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है। और मास पर एब्डोमेन, क्योंकि ये जो पैनक्रिया है अगर वो कैल्सिफाइड होता है, ठीक है, कैल्सिफाइड होता है, तो आपको अगर डीप पाल्पेट करोगे आपके एब्डोमेन को तो आपको यहाँ पर मास पर एब्डोमेन भी देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स है आपका। पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, पेन कहाँ पे होगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन में। एक्सोक्राइन डिस्फंक्शन होगा, एंडोक्राइन डिस्फंक्शन होगा, माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिलेगा और मास पर एब्डोमेन देखने को। पेन के ना दो फीचर्स भी कभी कभी बताए जाते हैं। जो पेन होता है ये रिलैप्सिंग भी हो सकता है, इसे हम लोग स्टेज ए पेन कहते हैं। ठीक है, स्टेज ए पेन, इसमें क्या होता है कि जो पेन होता है ना, पहले पेन बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद में एक इंटरवल आएगी जिसमें पेन नहीं होगा एंड फिर से अगेन पेन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस पेन। ठीक है, ये दो टाइप कभी कभी आपको यहाँ पर किताबों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट। जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके जो क्रोनिक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में देखे थे हमने, वही यहाँ पर भी हो सकते हैं। सूडोसिस्ट ऑफ पैंक्रिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही जो सूडोसिस्ट होता है वो आपकी एक्यूट कंडीशन में भी कॉम्प्लिकेशन में आता है, क्रोनिक कंडीशन में भी कॉम्प्लिकेशन में आता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक एसाइटिस हो सकता है, उसके बाद में सीबीडी में स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर एडेमा और इन्फ्लेमेशन भी आपको सीबीडी में दिखने को मिलेगा। डिओडिनल स्टेनोसिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सूडोसिस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके डिओडिनम पे भी यहाँ पर ये फोर्स डालता है और आपका जो स्टमक वाला पार्ट होता है वो भी आपकी वर्टेब्रल एंगल से थोड़ा दूर होता है, यानी कि आपका जो वर्टेब्रो एंगल है आपके स्टमक के साथ वो यहाँ पर वाइड हो जाता है। वो हम लोग यहाँ पे जो बेरियम मील उसका एक्सरे लेते हैं, बेरियम मील हम लोग यहाँ पे इंजेस्ट करके, तो उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ जो आपका स्टमक का यहाँ पे एंगल होता है, ये जो एंगल होता है स्टमक का वो वाइड हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिस्ट डेवलप हो रही है तो आपके कहीं ना कहीं स्टमक की जो वॉल होगी यहाँ पे थोड़ी सी आगे यहाँ पे पुश की जाएगी, इसलिए ये जो एंगल होता है ये यहाँ पर बढ़ जाता है। और ये एंगल बढ़ने की वजह से क्या होगा, पेशेंट में आपको डायरिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि आपके स्टमक का पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोर्टल थ्रोम्बोसिस। पोर्टल थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कार्सिनोमा पैनक्रिया, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यहाँ पर पूरा डिस्टर्बेंस और इसलिए यहाँ पे पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेंगे। कार्सिनोमा पैनक्रिया के जो चांसेस होते हैं वो एक्यूट से ज्यादा यहाँ पर क्रोनिक में होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो क्रोनिक पैथोलॉजी की पैनक्रिया होते हैं वो मोस्टली पैनक्रियाट की कैंसर डेवलप करने में यहाँ पर हेल्प करते हैं, लेकिन एक्यूट कंडीशन में जनरली ये कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक प्लूरल एफिजन। जो हमने जो एक्यूट कंडीशन देखा था उसमें भी देखा था कि प्लूरल एफिजन हो सकता है पेशेंट में। पैनक्रियाटिक फिस्चुला, फिस्चुला डेवलप होने का रीजन क्या है? नेक्रोसिस अगर हो तो ऑब्वियसली आपकी जो डक्ट होगी वो ओपन होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फिस्चुला क्रिएट करेगी। ठीक है, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस ये थोड़ा रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है आपकी पैनक्रियाटाइटिस का। एंड पैनक्रियाटिक एंटेरिक फिस्चुला, जो पैनक्रिया होगा वो आपकी जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसके साथ भी यहाँ पर फिस्चुला क्रिएट कर सकता है। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं हम लोग पेशेंट में, ऑलमोस्ट एक्यूट में जो इन्वेस्टिगेशन आप करते हो वही हम लोगों को यहाँ पे रिपीट करना है। सीरम अमाइलेज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन हर बार मैंने जैसे बताया कि पेशेंट में जो क्रोनिक कंडीशन डेवलप होती है उसमें हर बार आपको सीरम अमाइलेज बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल देखना है, क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो रहा है तो आपको ब्लड शुगर मेंटेन करके रखना है। एलएफटी, बिलिरुबिन, प्रोटीन, उसके बाद में आपके एसजीओटी, एसजीपीटी या एंजाइम्स, ये अगर बढ़े हुए मिल रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आपको रिलीव करना पड़ेगा। कोएगुलेशन प्रोफाइल करना पड़ेगा, क्योंकि डीआईसी जब डेवलप होता है तो सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, तो कोएगुलेशन प्रोफाइल पीटीआईएनआर आपको देखना चाहिए। यूएसजी एब्डोमेन एक बेसिक आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि यूएसजी एब्डोमेन से आप इसमें
आपके जो सिस्ट होती है सूडोसिस्ट, उसको भी यहाँ पर डायग्नोसिस कर सकते हो। लेकिन सूडोसिस्ट और आपका जो क्रोनिक पैंक्रिया है उसे डायग्नोसिस करने के लिए आपको सीटी एब्डोमेन थोड़ा ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो गए तो यूएसजी एब्डोमेन में ज्यादा आप यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं कर सकते, इसलिए आपको अल्टीमेटली सीटी एब्डोमेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूएसजी एब्डोमेन और सीटी एब्डोमेन दोनों यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं आपकी डायग्नोसिस में। ईआरसीपी एमआरसीपी ये प्रोसीजर कभी कभी हम लोग इसलिए करते हैं, अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो रहे तो उसे हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे वो देखने के लिए। दूसरी चीज, ईआरसीपी और एमआरसीपी से हम लोग जो कुछ माइनर प्रोसीजर जैसे कि ड्रेनेज हो गया, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर का डायलिटेशन हो गया, ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए ईआरसीपी एमआरसीपी ये भी आपके डायग्नोसिस टूल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन हम लोगों को यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई फिस्टुला फॉर्म हुआ है उसकी वजह से, अगर पैंक्रेटाइटिस की वजह से कोई असाइटिस डेवलप हो रहा है, उसमें साथ साथ आपको अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर आपका परफोरेशन, ये सब पैथोलॉजी जब होती है तो उसमें आप एक एक्सरे एब्डोमेन से डायग्नोसिस कर सकते हो। लेकिन इससे और भी एक आपका फायदा हो सकता है, जो कैल्सिफाइड पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, कैल्सिफाइड पैनक्रियाज होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर एक्सरे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फीकल कीमोट्रिप्सिन और जो आपका यहाँ पे, यार ये गलत है वर्ड, ठीक है, ये इलास्टेज है, डायस्टेज नहीं, ठीक है, इलास्टेज लेवल है ये आपका जो फीकल काइमोट्रिप्सिन होता है और इलास्टेज लेवल होता है, ये आपकी स्टूल में देखा जाता है। ठीक है, तो जब आपकी इसका जो काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज लेवल अगर बढ़ता है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है। ठीक है, ये वर्ड गलत हुआ है, ठीक है, ये इलास्टेज वर्ड है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट पार्ट को। जब ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें आप दो चॉइसेस रख सकते हो, एक तो होती है आपकी कंजर्वेटिव वाली, दूसरी होती है आपकी सर्जरी वाली। ठीक है, जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप करते हो तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला तो अवॉइड अल्कोहल करना है, मतलब पेशेंट को अल्कोहल पूरी तरह से बंद करवाना है। दूसरी चीज क्या है, आपका जो डाइट होगा वो लो फैट वाला होगा, हाई प्रोटीन वाला होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होगा, स्मॉल एंड मोर फ्रिक्वेंट मील होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो यहाँ पे लो फैट को, यहाँ पे हाई प्रोटीन, पेशेंट में जो प्रोटीनस डाइट होता है वो जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े जाने चाहिए, क्योंकि क्रोनिक पैथोलॉजीज में आपको यहाँ पर माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। स्मॉल एंड मोर फ्रिक्वेंट मील, क्योंकि आपको यहाँ पे एंडोक्राइन डिसफंक्शन होता है, इसलिए आपको पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना होता है, तो इसीलिए स्मॉल एंड मोर फ्रिक्वेंट मील देना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, टैबलेट क्रियॉन करके आता है। ठीक है, क्रियॉन ये 10 के यानी कि 10,000 में भी आता है और 25,000 डोज में भी आता है। तो अगर 10,000 यूज कर रहे हो तो इसको आप टीडीएस डोज में यूज कर सकते हो, 25 अगर यूज कर रहे हो तो आपको ये बीडी डोज में यूज कर सकते हो, लेकिन पेशेंट के वेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एडल्ट में अगर आप मान लो 50-60 वेट है तो आप 25 के यानी कि 25,000 क्रियॉन आप बीडी में दे सकते हो। तो क्रियॉन में जनरली आपका जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिन नाम का, ठीक है, तो ये आपका एंजाइम्स होता है, ये आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी के हिसाब से आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल मल्टीविटामिन आपको यूज करने पड़ेंगे, मल्टी मिनरल यूज करने पड़ेंगे, मीडियम चेन फैटी एसिड आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, चेन फैटी एसिड यहाँ पे यूज करने चाहिए ताकि पेशेंट का न्यूट्रिशन मेंटेन रहे। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन जो आपका ये होता है सिम्टम होता है वो है आपका पेन है। तो पेन के लिए आप एनाल्जेसिक यूज कर सकते हो, जैसे एनाल्जेसिक जैसे एक्यूट में मैंने बताया था सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पेन के लिए और कंडीशन क्या कर सकते हो आप, एक तो स्प्लैंक्निक नर्व या फिर सिलिक प्लेक्सस का ब्लॉक दे सकते हो ताकि पेशेंट में पेन कम रहे। ठीक है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर पैनक्रेटाइटिस का आ रहा है तो उसमें आपको पेन तो देखने को मिलेगा, तो पेशेंट का पेन मैनेजमेंट पहले करो तो बाकी की जो पैथोलॉजी होती है उसको सेट करने में थोड़ा सा आपको समय मिल सकता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि पेशेंट में यहाँ पे एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो रहा है तो डायबिटीज डेवलप होगा ही, तो इसीलिए पेशेंट में आपको एक्सटर्नल इंसुलिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसुलिन भी यहाँ पर यूज करना है, OHA, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी आपको यूज करने पड़ेंगे। मोस्ट कॉमनली आप इंसुलिन यूज करते हो। OHA कभी कभी आपको अगर लग रहा है कि पेशेंट में अगर थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है पेशेंट, तो आप इंसुलिन से इसको OHA पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको मोस्टली यहाँ पर इंसुलिन ही यूज करना है। OHA बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में यूज करते हैं।
ठीक है। सोमैटोस्टैटिन एंड इट्स एनालॉग, जैसे कि आपका ऑक्ट्रियोटाइड जैसे मैंने बताया था, ठीक है। ऑक्ट्रियोटाइड का ऐसे अगर हम लोग क्रोनिक पैथोलॉजी देखेंगे पैनक्रियाटिस की, उसमें ऑक्ट्रियोटाइड और सोमैटोस्टैटिन का बहुत ज्यादा रोल तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन कुछ रिसर्च पेपर ने यहाँ पर प्रूव किया है कि ऑक्ट्रियोटाइड थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन पेशेंट में फायदा देता है। वो पेन मैनेजमेंट में हो या फिर आपकी जो पैथोलॉजी उसको थोड़ा कम करने में हो, ये यूज होता है, इसलिए ऑक्ट्रियोटाइड आप दे सकते हो 100 माइक्रोग्राम में, ठीक है। एसाइटिस टैपिंग आपको मल्टीपल टाइम करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट में एसाइटिस डेवलप हो रहा है आप टैप करो, और ये जो एसाइटिस का टैप किए वाला फ्लूइड है उसको एनालिसिस के लिए भेज देना है, ठीक है। एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आप इसमें क्या क्या देखोगे, एक तो आपका अमाइलेज लेवल देखोगे और आप CEAB फैक्टर देखते हो। तो अगर कोई कंडीशन यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन होती है तो उसमें हम लोग CA देखते हैं, अगर ये मैलिग्नेंट लग रही है तो, ठीक है, मैलिग्नेंट लग रही है तो आप CA फैक्टर भी देखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया जैसे मैंने बताया कि फैटी स्टूल होता है, फैट यहाँ पर जो आपका स्टूल से निकलता है उसके लिए आपको PPI यानी कि आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपको इन्फ्यूजन में यूज करना है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज आपको स्टेटोरिया के लिए करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक थेरेपी। अब जो एंडोस्कोपिक थेरेपी हम लोग करते हैं उसमें जनरली क्या क्या करते हैं हम लोग, एक तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है उसका डायलिटेशन करो, ठीक है, डायलिटेशन करो। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हम लोग ERCP ऐसे प्रोसीजर करते हैं ये पूरी एंडोस्कोपिक होती है, बराबर। तो उसमें आपको एक तो जो स्टोन होता है उसे यहाँ पे रिमूव कर सकते हो आप, ठीक है, स्टोन को रिमूव कर सकते हो अगर ये स्टोन डक्ट में फंसा हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल स्टोन वेव, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो शॉक वेव थेरेपी होती है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है, ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये क्या करेंगे हम लोग, जब पेशेंट में स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ये भी आपकी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होती है। तो ऐसे प्रोसीजर जहां पे आप एक माइनर प्रोसीजर कर सकते हो, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर का डायलिटेशन हो गया या फिर कोई स्टेंटिंग करनी होगी आपको, ठीक है, स्टेंटिंग करनी होगी तो भी आप यहाँ पे एंडोस्कोपी के लिए कर सकते हो। स्टोन का रिमूवल आप कर सकते हो बेसिकली, ESWL भी आप यहाँ पे एंडोस्कोपी के लिए कर सकते हो। तो ये थेरेपीज आपकी एंडोस्कोपिक थेरेपी होती है। अब इनका जो मोटिव होता है ना, एक तो पेशेंट का पेन कम करना होता है, दूसरी चीज क्या है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा बड़ी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ऐसा इंडिकेशन नहीं है तो ये एज ए मीडिएटर आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है लेकिन सर्जिकल इंडिकेशन भी ज्यादा नहीं है तो उस समय पे आप एंडोस्कोपिक थेरेपी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एंडोस्कोपिक थेरेपी का फायदा होता है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल प्लान। अब जब पेशेंट में एंडोस्कोपिक थेरेपी भी काम नहीं कर रही है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रही, पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट हो रही, पेन बढ़ रहा है, ऐसे टाइम पे आपको यहाँ पर सर्जिकल प्लान करना चाहिए। तो सर्जरी में आप मोस्ट कॉमन जो हम लोग 4-5 प्रोसीजर करते हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पार्टिंगटन रोसले सर्जरी या फिर पार्टिंगटन रोसले ऑपरेशन, इसमें हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जो आपका पैनक्रिया है, ठीक है, पैनक्रिया है उसको हम लोग आपके जेजुनम से जोड़ देते हैं, ठीक है, जेजुनम से आप यहाँ पर इसको एनास्टोमोसिस करते हो तो इसे हम लोग पैनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी करते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी, पैनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी। इसमें हम लोग स्प्लीन निकालते नहीं है, ठीक है, स्प्लीन रिमूवल नहीं करते, लेकिन जो पेस्टोज ऑपरेशन होता है इसमें हम लोग स्प्लीन को रिमूव करते हैं, ठीक है, स्प्लीन को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्प्लीन रिमूव करते हो तो जो आपका स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस होना है या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन होना है वो यहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर पेस्टोज ऑपरेशन में स्प्लीन रिमूव करते हो। यहाँ पे हम लोग जो पहली है पार्टिंगटन रोसले ऑपरेशन, इसमें जनरली हम लोग यहाँ पर स्प्लीन रिमूव नहीं करते थे, लेकिन पैनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी ये दोनों कंडीशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। तीसरी जो होती है लॉन्जिट्यूडिनल पैनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी जिसे हम लोग फ्रेज प्रोसीजर कहते हैं। तो अब ये फ्रेज प्रोसीजर हम लोग कब करते हैं, जब यहाँ पे आपकी जो डक्टल डायलिटेशन है, ठीक है,
डक्ट जो होती है आपकी पैनक्रेटिक डक्ट, उसका डायलेटेशन अगर ज्यादा नहीं है, तो उस समय पे हम लोग यहाँ पर फ्रेज प्रोसीजर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल पैनक्रेटिकोजेजुनोस्टोमी। ठीक है। दूसरे बेगर्स प्रोसीजर, ऑलमोस्ट ये सारी प्रोसीजर जो है इसमें हम लोग पैनक्रेटिकोजेजुनोस्टोमी ही करते हैं। और लास्ट की प्रोसीजर होती है आपकी टोटल पैनक्रेटिकोमी, जस्ट जहाँ पे आपका जो पूरा ऑर्गन है, आपका पूरा ऑर्गन अगर ये डैमेज्ड है, ठीक है, ये डैमेज्ड है पूरा ऑर्गन, तो उसे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल पैनक्रियाटिकोटॉमी। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पैनक्रिया आप लोग निकाल देते हो। ठीक है। ये कुछ प्रोसीजर है, सिंपली आपको इसके नाम ही याद रखने, क्योंकि आपको जनरली यूजुअली में इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी जो कंजर्वेटिव थेरेपी है उसी से आपको यहाँ पर मैनेजमेंट कराना है। ठीक है। ये आपका क्रोनिक कंडीशन या फिर क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हुआ। आगे के लेक्चर में हम लोग सूडोसिस को डिस्कस करेंगे। जो सूडोसिस होता है वो भी ऑलमोस्ट इसका ही कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए इसमें भी ऑलमोस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि इसमें पेन भी होगा, पेशेंट में पैनक्रेटाइटिस भी दिखेगा और उसके साथ इसका कॉम्प्लिकेशन भी दिखेगा। ठीक है। तो हम लोग सूडोसिस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।